एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपने कल चैप्टर पढ़ा मैटर पदार्थ, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको आज अपन पढ़ने के और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि उनके क्या क्या आंसर है, उनके फैक्ट्स को भी जानेंगे कि उनके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आप ये जान नहीं पाएंगे कि आपके सामने जो कंटेंट प्रस्तुत किया गया है वो क्या आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं। और जितने भी मेरे न्यू फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन पे प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इन जो मैंने आपके लिए जो छोटा सा इनिशिएटिव तैयार किया इसका आप भरपूर आनंद ले सके, इसका भरपूर फ़ायदा उठा सके और आपकी कंपटीशन एग्जाम में जीएस पार्ट का एक भी क्वेश्चन गलत न हो सके। इस कदर आपकी तैयारी को मैं बहुत ही बेटर तरीके से बनाने की आपको गारंटी देता हूं। बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने पूरे कंटेंट को आपको अच्छे से समझना है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। आपको बताना है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी न्यूटन और डी घन मीटर। तो फ्रेंड, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके आंसर करने से आपको पता चलेगा कि आपके कितने आंसर गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को और आगे बेटर कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केल्विन होता है। जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड, टेम्परेचर का अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक होता है वो हमेशा क्या होता है, केल्विन होता है। ओके फ्रेंड, पास्कल को आपको बताया कि दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो पास्कल होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। आपको बताना है जो बर्फ होती है जिसको अपन शुष्क आई कहते हैं, यानी कि जो शुष्क ठोस पदार्थ तो जिसको कहने का मतलब जो शुष्क CO2 होती है उसको बर्फ कहा जाता है, उसका गलनांक कितना होता है। ऑप्शन ए 300 केल्विन, बी 573 केल्विन, सी 273.16 केल्विन और डी 373 केल्विन। तो आपको बताना है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जाने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 273.16 केल्विन होता है। अब आपको ये जानना है कि गलनांक किसे कहते हैं, कि गलनांक क्या चीज़ होती है, कि बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो बर्फ का गलनांक तो कितना होता है, 273.16 केल्विन। बात करें अपन गलनांक की, तो गलनांक किसे कहते हैं, तो गलनांक उसे कहते हैं कि वह अधिक से अधिक ताप, ध्यान से सुनना फ्रेंड, वह अधिक से अधिक ताप जिस पर, यानी कि वह अधिक से अधिक ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है, उसे क्या कहा जाए, पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में उपयोग होता है। आपको बताना है कि फ्रेंड जो मैटर होता है, मैटर की जो स्टेजेस होती हैं उन स्टेज में परिवर्तन में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ताप या ऊष्मा, बी दाब, सी आयतन और डी शीतलता का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए ताप या ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। जो पदार्थ की जो स्टेजेस होती है, मैंने आपको बताया कि पदार्थ की, वैसे तो पदार्थ को दो स्टेज में बांटा गया है, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। फिर उनको उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया है, जिनमें 3 है, एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा होती है, एक होती है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस BEC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है उनमें किसका उपयोग किया जाता है, तो डियर फ्रेंड्स में उपयोग किया जाता है टेम्परेचर का, ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यों का वाष्पीकरण कितने केल्विन पर होता है। आपको बताना है कि जो लिक्विड होते हैं उनका वाष्पीकरण कितने केल्विन पर होता है। ऑप्शन ए है 273 केल्विन, बी 573 केल्विन, सी 300 केल्विन और डी 373 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 300
373 केल्विन पर, यानी कि जो द्रव्य होते हैं उनका वाष्पीकरण, उनका वेपोराइजेशन की जो क्रिया होती है वो 373 डिग्री केल्विन पर होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का ऐसा या अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, जो मैंने अभी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था। ऑप्शन ए पास्कल, बी केल्विन, सी न्यूटन और डी एटमॉस्फियर, यानी कि एटीएम जिसको अपन कहते हैं वायुमंडल का होता है एटमॉस्फियर। तो इसका राइट आंसर बात करें फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पास्कल होता है, यानी कि जो दाब होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। केल्विन आपको बताया टेम्परेचर का होता है और न्यूटन के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है। आपको बताना है जो एक वायुमंडलीय दाब होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, उसका मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, बी 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12 केजी पर मीटर, सी 1.37 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर और डी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, पीएजीसी इसका प्रतीक होता है। तो आपको बताना है कि एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल होता है एक एटमॉस्फेयर बराबर। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुष्क बर्फ है ड्राई आइस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड और आप आसानी से बता पाएंगे। ऑप्शन ए है ठोस CO2, बी SO2, सी O2 और डी H2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ठोस CO2। जो ठोस CO2 होती है उसको शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, या वाष्पीकरण की दर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए है बढ़ जाएगी, बी स्थिर हो जाएगी, सी घट जाएगी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जब कोई भी अगर वायु में जब जल के कणों की मात्रा होती है उनको अगर उनकी मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखूनों की पॉलिश हटाने हेतु द्रव्य जो हथेली पर गिराया जाता है तो वो कौन सा द्रव्य होता है उसके बारे में बताओ, उसका नाम बताना है कि जो नाखूनों पर जो फीमेल्स होती हैं वो नेल पॉलिश लगाती है, नेल पॉलिश को हटाने के लिए किस द्रव्य का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है एसीटोन, बी एसिटोफिनोन, सी कीटोन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसीटोन होता है, जिसको अपन थिनर कहते हैं। थिनर जिसको ना कहा जाता है वो होता है एसीटोन होता है, और उसको अपन जो अपन नाखूनों पे डालते हैं तो उनके पे जो पॉलिश लगी होती है उसको आसानी से हटाया जा सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर निहित गैस है। आपको बताना है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, आपने घरों में जो अपन जो ट्यूबलाइट्स लगाते हैं उनके अंदर कौन सी गैस निहित होती है। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी हीलियम, सी नियोन और डी मेथेन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी हीलियम होती है, यानी कि जो घरों में यूज करते हैं उसमें आर्गन होती है, इसके साथ में प्लाज्मा होता है उसमें, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर हीलियम गैस का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों में प्लाज्मा बनता है। आपको बताना है कि तारों में प्लाज्मा किस स्टेज में बनता है, किस कंडीशन में बनता है। ऑप्शन ए है उच्च दाब पर, बी निम्न दाब पर, सी उच्च ताप पर और डी निम्न ताप पर। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च ताप पर। जब टेम्परेचर अत्यधिक कुछ हो जाता है उस कंडीशन में तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है। और जो सूर्य में जो प्लाज्मा, ये इसी प्लाज्मा के कारण जो सूर्य और जो तारे होते हैं उनमें क्या होती है, इनमें चमक पैदा होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त विधि है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो जितने भी गैसेस पाए जाते हैं उनको द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है वाष्पीकरण विधि, बी ऊर्ध्वपातन विधि, सी आसवन विधि और डी प्रभाजी आसवन विधि।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन विधि होती है। यानी कि वह विधि कौन सी होती है? जो वायुमंडल में गैसों को द्रव्य में परिवर्तित करने का काम आती है, तो उसका नाम है ऊर्ध्वपातन विधि। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अपन जान लेते हैं कि जो ये ऊर्ध्वपातन होता है ये क्या होता है। तो आप मुझे, अगर आपको आता है तो फ्रेंड आप मुझे अवश्य इसका आंसर लिख के जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको मैं बता देता हूँ कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब द्रव्यावस्था में बिना परिवर्तित हुए, यानी कि द्रव्यावस्था में परिवर्तित हुए बिना कोई भी ठोस है, बिना ठोस अवस्था से किस में चेंज हो जाए? गैस अवस्था में, और गैस अवस्था से वापस किस में आ जाए? अपनी जो पहले वाली स्टेज थी उसमें बदलता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस अवस्था में जो बदलने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें अपन वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण क्या होता है? तो वाष्पीकरण होता है कि जब क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर द्रव के वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। अब एक नया शब्द आया क्वथनांक, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो क्वथनांक किसे कहेंगे? वायुमंडलीय ताप पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। और फ्रेंड अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक अवश्य बनता है, तो फ्रेंड जरूर लाइक कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संहति मास जिसको द्रव्यमान कहा जाता है का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए किलोग्राम, बी मीटर, सी न्यूटन और डी घन मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किलोग्राम होता है। यानी कि अपने कोई भी वस्तु अगर बाजार से खरीदने जाते हैं तो हमेशा उसको किलोग्राम में ही उसको अपन लेके आते हैं, थोड़ी उसको मीटर में या घन मीटर में या न्यूटन में लेके आएंगे। तो मास का मात्रक क्या होता है? हमेशा किलोग्राम होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में उपस्थित जल की मात्रा ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर उसमें क्या परिवर्तन होता है? ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी नियत हो जाती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घट जाती है। यानी कि वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसमें ऊर्जा होती है, वो ठंडे पानी के संपर्क में अगर क्या हो जाती है? हमेशा घट जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ठोस पदार्थ है? ए रबर बैंड, बी जेली, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ठोस पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रबर बैंड। यानी कि जो रबर बैंड होता है वो हमेशा किस प्रवृत्ति का होता है? ठोस प्रवृत्ति लिए होता है, इसलिए उसको ठोस पदार्थ कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए दाब, बी ताप, सी माध्यम का घनत्व और डी उपरोक्त सभी। तो यानी कि जो विसरण होता है, यानी कि फैलने की क्रिया। अब अपने को पता है विसरण की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होती है? गैसेज में होती है, द्रव्य पदार्थ में भी होती है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो जो विसरण होता है वो उसमें उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेम्परेचर। कि ताप होता है वो विसरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, आपको बताना कि कोई भी एक जल का एक पात्र है, उस पात्र में अगर अपन जल भरा हो उसमें अपन क्या डालें? बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं। तो उस कंडीशन में जो वो बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो उस पानी के उस स्तर में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए नीचे गिरता है, बी ऊपर उठता है, सी स्थिर रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी स्थिर रहता है। यानी कि उसका जो स्तर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है और वो हमेशा कैसा बनाता है? स्थिर अवस्था में ही बना रहता है। ओके फ्रेंड, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ए रसोई गैस का जलना, बी दूध का फटना, सी भोजन का पाचन और डी जल में चीनी का
घुलना। आपने को पता है कि भौतिक परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल में चीनी का घुलना। यानी कि जल में चीनी को अगर आसानी से घुल जाती है तो वो कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो सारे रसोई गैस का जलना, दूध का फटना, भोजन का पाचन, ये सारे किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ओके फ्रेंड, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जलन किसमें पैदा होती है? यानी कि आपको बताना कि सबसे ज्यादा जलन किसमें पैदा होती है। ऑप्शन ए है भाप से, बी उबलता हुआ जल से, सी पिघलती हुई बर्फ से, और डी गर्म पानी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाप से। तो आपने देखा होगा कि कई बार देखो, अपन जब घर अपन खाना खाते हैं तो अगर फुली हुई रोटी होती है और उसको फूल जाती है, तो जो अपन उसकी वो पपड़ी होती है उसको फोड़ते हैं तो उसमें अपनी अंगुली बहुत भयंकर जलन पैदा होती है। वो किसकी वजह से? भाप की वजह से होती है। या अपन पानी गर्म कर रहे होते हैं और उसमें जो धुआं सा निकलता रहता है, वो जिसको अपन भाप कहते हैं, उसके अपन हाथ करते हो तो अपने को जलन पैदा होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जो भाप होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जलन पैदा होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्न में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? आपको बताना कि जो जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर का, बी फिटकरी का, सी बोरेक्स का, और डी सोडा वाटर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर का। यानी कि इस जल के निर्जलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है जो ठोस कपूर होती है उसको वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, और डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर आसानी से आप बता सकते हैं। मैंने जस्ट अभी से इसकी डेफिनेशन आपको बताई है कुछ टाइम पहले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है फ्रेंड? किसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन? किसे कहेंगे? यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें बिना कोई भी द्रव्य है वो बिना ठोस अवस्था से सीधे किस में परिवर्तित है? गैस में, और गैस से वापस किस में आ जाए? ठोस अवस्था में बदलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से शक्कर की विलेयता जल में ऑप्शन ए घटती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, और डी पहले से घटती है और फिर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा, जब तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या इफेक्ट होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि तापमान बढ़ाने से जो शक्कर की विलेयता होती है वो हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे प्रशीतक नहीं होते हैं। ए विषैले, बी ज्वलनशील, सी विस्फोटक, और डी उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना कि अच्छे प्रशीतक क्या कैसे नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्फोटक नहीं होते हैं। यानी कि जो प्रशीतक होते हैं वो कैसे होते हैं? विस्फोटक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यानी कि जो पर्वतों के ऊपर जो बर्फ जमी होती है, हिम आच्छादित होती है, उसको अगर सूर्य की गर्मी द्वारा वो एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है? यह अति कठोर हो जाती है, बी यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, और डी इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो इसका गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह अत्यधिक कठोर हो जाती है। यानी कि जो पहाड़ों पर जो बर्फ जमा होती है वो सूर्य की रोशनी की वजह से क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि वह वहाँ पर क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में कठोर हो जाती है, जिससे वह सूर्य की रोशनी से, सूर्य के ताप से धीरे धीरे एक साथ में पिघल के धीरे धीरे पिघलती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि ए यह ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, बी इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होती है, सी इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, और डी यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अब आपको बताया कि जो जल होता है, जल का अणुसूत्र होता है H2O, यानी कि जो ऑक्सीजन तत्व होता है वह जो अलग अलग दो हाइड्रोजन तत्वों से जुड़ा होता है, और इसीलिए
जो जल एक यौगिक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु जल क्या होता है। आपको बताना कि जो गुरु जल क्या होता है, जिसको अपन शुद्ध जल अशुद्ध जल कहते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन प्लस नवजात ऑक्सीजन और डी हैवी हाइड्रोजन प्लस हैवी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हैवी हाइड्रोजन प्लस हैवी ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, गुरु जल का निर्माण करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन की अत्यधिक मात्रा और ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा मिलकर किसका निर्माण करते हैं, गुरु जल का निर्माण करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन एक मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए लिपिड का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी पॉलीफॉस्फेट का और डी प्रोटीन का। तो आपको बताना कि जो नाइट्रोजन है वो किसका एक अवयव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन का। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है किसका अवयव होता है, प्रोटीन का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, तो ए पहाड़ों पर ठंड होती है, बी पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, सी पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है और डी ऑक्सीजन कम होती है। तो आपको बताना है कि जो पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है इसका कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। यानी कि जो एयर प्रेशर होता है वो वहाँ पे बहुत ही नगण्य, तो बहुत कम होता है, इसीलिए वहाँ पर जो जल होता है वो कम तापमान पर उबलने लगता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस इस्तेमाल करती है। तो जो आपने देखा होगा कि कई जो व्यक्ति होते हैं वो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो उनको उनके श्वसन परीक्षण के लिए पुलिस कौन से साधन का उपयोग करती है। ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का, बी पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड का, सी फिल्टर पेपर पर हल्दी का और डी सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल का। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करती है। यानी कि और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कभी भी जब अपन वाहन चला रहे होते हैं तो कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि उससे अपने को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, अपने एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, उसमें अपन जान माल धाल सबकी यानी कि हानि होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच होता है ए अतिशीतित द्रव्य, बी धात्विक क्रिस्टल, सी अणु क्रिस्टल और डी सहसंयोजी क्रिस्टल होता है। तो आपको बताना है जो कांच होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अतिशीतित द्रव्य होता है। यानी कि अत्यधिक शीतित द्रव्य होता है वो क्या होता है, कांच होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोकती है, इसका कारण है। यानी कि इसका कारण बताना कि फिटकरी जो अत्यधिक अपन कट जाते हैं तो अगर खून बहने लगता है तो उसको तुरंत से रोक देती है। इसका कारण क्या है, ए विलायकीयन, बी इमल्सन, सी अपोहन और डी स्कंदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्कंदन होता है। कहने का मतलब वो वहाँ पे एक ऐसी परत बना देती है जो अपना जो जहाँ ब्लड जहाँ कट लगता है, खून बहने लगता है, वहाँ पर उसको रगड़ने से ऐसी एक परत बना देती है जिससे जो रक्त का थक्का है वो तुरंत रुक जाता है और रक्त बाहर बहना बंद हो जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। यानी कि आपको उसको बताना है कि जो इनमें से मिश्रण नहीं है, ए वायु, बी गैसोलीन, सी एलपीजी और डी आशुत जल। तो इसका राइट आंसर जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आशुत जल होता है। यानी कि आशुत जल होता है वो हमेशा मिश्रण नहीं होता है। इसके अलावा वायु, गैसोलीन, एलपीजी सारे मिश्रण के रूप होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। यानी कि आप सूची 1 में कुछ इनके वो दे रखे हैं, इनकी अवस्थाएं दे रखी हैं और बी में एग्जाम्पल, तो इनको सुमेलित करके बताना है। तो ऑप्शन ए है विसरण शुष्क बर्फ, बी ऊर्ध्वपातन ईतर की गंध, वाष्पीकरण के द्वारा शीतलन एलपीजी तथा सीएनजी और संपीड़न कूलर से ठंडी हवा। ऑप्शन ए है 4 1 2 3, ऑप्शन 2 है 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 2 1 4 3 और ऑप्शन डी 4 है 2 4 3 1। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 2143। यानी कि जो विसरण होता है, विसरण अब आपने को बताया विसरण क्या होता है, यानी कि इसमें क्या कहते हैं फैलने की प्रवृत्ति होती है किसी पदार्थ में फैलने की। अब अपने को इत्र की सुगंध होती है, अपन कोई भी अगर मनुष्य इत्र लगाता है, अपन इत्र लगाते हैं तो उसकी गंध चारों तरफ फैल जाती है, दूर दूर तक उसकी खुशबू हो जाती है। कहने का मतलब उसमें क्या है, उनके पार्टिकल्स क्या है दूर दूर होते हैं और उनमें गैप क्या आता है अधिक होता है, इसी वजह से उसमें विसरण की क्षमता पाई जाती है, जिससे इत्र की सुगंध अब चारों तरफ फैल जाती है। तो विसरण का क्या हो गया, इत्र की सुगंध। दूसरा बात करें ऊर्ध्वपातन। अब अपने को पता है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी स्टेज जिसके अंदर कोई भी द्रव्य है वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए और ठोस अवस्था से सीधा गैस में और गैस से वापस अपनी पहले वाली स्टेज ठोस में बदल जाता है, उसको क्या कहता है ऊर्ध्वपातन। तो शुष्क बर्फ होती है वो किसका एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का। क्योंकि वो शुष्क बर्फ होती है किस रूप में होती है, ठोस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था से किसमें परिवर्तित होगी, उसको अपन टेम्परेचर देंगे तो द्रव्य में बदल जाती है, और फिर उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाती है, गैस में, और उसको टेम्परेचर अपन बिल्कुल लो कर देते हैं तो वापस अपनी स्टेज जो पहले वाली स्टेज शुष्क बर्फ ठोस अवस्था थी उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑप्शन 1 शुष्क बर्फ। तीसरे पर बात करें वाष्पीकरण के द्वारा शीतलन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कूलर से ठंडी हवा। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल बताया कूलर से ठंडी हवा क्यों आती है, तो ये इसकी वजह से होती है वाष्पीकरण के द्वारा शीतल। यानी कि कूलर के अंदर अपन पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद आपने देखा होगा उसके चारों तरफ अपन खिड़कियाँ लगी होती हैं और उसमें वो उनकी जो उसको ठंडा करने की घास लगाई जाती है। तो जो ही अपन उसका वो पंखा रोटेट गति करेगा तो क्या करेगा, आसपास के वातावरण से वाष्प को एब्जॉर्व करेगा, उस पानी से क्या करेगा, वाष्प को एब्जॉर्व करेगा और वो धीरे धीरे क्या करेगा, ठंडी हवा देने लगता है। तो वाष्पीकरण के द्वारा शीतलन का क्या होगा, ऑप्शन 4 कूलर से ठंडी हवा होता है। ओके, नेक्स्ट है डी संपीड़न। तो इसका एलपीजी और सीएनजी होती हैं, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 1 4 3। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं। क्या वाकई में आपको लगता है वीडियो आपको किसी फैमिली मेम्बर या आपके किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप जितने भी ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप में उसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इसे इतना सा होगा कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी जो छोटा सा मैसेज है वो आप तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं। और आपकी किसी भी क्वेश्चन के प्रति अन्य किसी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य मैसेज करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उन पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए आपको ओनली फॉर संडे के दिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम मैं फ्री रहता हूँ, उसी टाइम मैं कॉल अटेंड करता हूँ। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स आप प्लीज़ रिक्वेस्ट आप कॉल बिल्कुल भी ना करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, और अभी कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिससे मैं आपके लिए और अच्छा कुछ करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए इतने फ्रेंड, धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।